औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 38 C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 5 जो है हमने वो शुरू किया हुआ है। और आज हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जो है ये आपने पहले भी इसको स्टडी किया है और इनर्शिया को आपने पहले कहाँ पर स्टडी किया है? इनर्शिया को आपने पहले स्टडी किया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वह ये कोशिश करेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। ठीक है, या वो रेस्ट पे रहे या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करती रहे। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करती है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है। वो ये चाहती है कि वो जिस स्टेट में है, यानी कि अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहे और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहे। ये प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी की है उसको हम कहते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया हमने स्टडी किया था इन द केस ऑफ लीनियर मोशन, जब हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को स्टडी किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 जो है इट इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। और जब सर्कुलर मोशन आती है तो सर्कुलर मोशन के में पार्टिकल की मोशन के साथ एक रेडियस जो है सर्कल का वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज the product of mass of a particle, ठीक है, पार्टिकल का मास, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए मास ऑफ ए पार्टिकल। जो मास है पार्टिकल का उसकी प्रोडक्ट उस डिस्टेंस से जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा? वो डिस्टेंस रेडियस ही होगा और उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास होगा, यानी कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि यानी कि जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर रहा है उसका स्क्वायर और मास, अगर इनको, क्योंकि मास क्या होता है वो इनर्शियल मास होता है। मास ही जो होता है एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को कंटिन्यू रखने की या रेजिस्ट जो है उसको करता है। इसलिए यहाँ पर अगर खाली
लीनियर मोशन होती है तो सिर्फ इनर्शिया जो होता है वो मास से मेजर होता है। अगर खाली लीनियर मोशन हो तो इनर्शिया सिर्फ मास से मेजर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अब रोटेशन आ गई है कि रेडियस आ गया है, इसलिए यहाँ पर हमें रेडियस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर है, व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्रेशन हम इसका देखते हैं। पहले मैं जो है एक फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ इसको समझने के लिए। ये देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है हमारे पास ओ, ये एक लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये एक मास जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक मास यहाँ पर पड़ा हुआ है m। इसके ऊपर ये यहाँ से फोर्स F जो है वो लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड सी बन रही है और ये इसका रेडियस r, और इधर से कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक मास है, ठीक है। कंसिडर ए मास विच इज attached to massless rod। जिसको, ये एक रॉड है हमारे पास, ये एक मासलेस रॉड है जिसके साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है एट ओरिजिन ओ, किसी ओरिजिन ओ के ऊपर। ये m हमारे पास मास है। तो आप अज्यूम करें कि हमारे पास जो पिवट पॉइंट है वो O है, ठीक है। O यानी कि पिवट का मतलब है सेंट्रल पॉइंट। O इज द पिवट पॉइंट, वो पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन होती है उसको भी हम पिवट कहते हैं। O इज पिवट पॉइंट एंड इट इज फ्रिक्शनलेस। और ये क्या है? ये फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। तो एक फोर्स F, ये देखिए ये फोर्स F इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है, ऑन द मास परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये रॉड है और इसके ऊपर ये फोर्स F एक्ट कर रही है। अब फोर्स F एक्ट ऑन द mass m in perpendicular direction to the rod, ठीक है। ये देखिए ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ये रॉड के ऊपर क्या एंगल बना रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगी? ये फोर्स इस मास के ऊपर एक्ट कर रही है, ये फोर्स इस मास को एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जब फोर्स किसी मास के ऊपर लगती है तो वो उसको एक्सेलरेट करती है, ठीक है। तो दिस फोर्स विल एक्सेलरेट द मास। तो ये फोर्स क्या करेगी? ये मास को एक्सेलरेट करेगी, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। तो ये फोर्स क्या करेगी, इस फोर्स की वजह से ये मास रोटेट करेगा अबाउट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ के अबाउट, यानी कि जब ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर तो ये यूं इस तरह करके रोटेट करना शुरू कर देगा। ये फोर्स जब इस मास m के ऊपर लगेगी तो ये फोर्स क्या कर रही है, ये इस मास m को रोटेट करवा रही है अबाउट पॉइंट o। तो दिस फोर्स F will cause the mass to rotate about O। ये O के अबाउट, देखिए ये लग रही है फोर्स इसके ऊपर, तो ये O के अबाउट इसको रोटेट जो है वो करवा रही है, ठीक है। और इसके अंदर जब ये ज़ाहिर बार रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ना सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो हमारे पास क्या होगा, हमने ड्राइव किया था कि A इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ये हमने रिलेशन जो है वो ड्राइव किया था कि A जो है वो आर अल्फा के बराबर होता है। तो अब ये वैल्यू A की जो है उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर F इज इक्वल टू एम ए की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो F एम ए की जगह पर आर अल्फा ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को दोनों साइडों के ऊपर R से, इधर आ जाएगा आर एफ एम आर अल्फा आर, दोनों साइडों के ऊपर मैंने R से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, ये आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें कि आर एफ क्या होता है, सेकंड चैप्टर को रिकॉल करें, अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स, ठीक है, सेकंड चैप्टर को रिकॉल करें, अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स की प्रोडक्ट हो तो दैट इज नोन एज टॉर्क। आर एफ क्या है, आर एफ टॉर्क है। टॉर्क भी क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे उसके अंदर टर्न पैदा हो, तो यहां पर भी तो फोर्स इस एम के ऊपर एक्ट कर रही है और टर्न पैदा हो रहा है, और कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर, तो ये आर जो है ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये आर एफ क्या है, आर एफ इज इक्वल टू टाउ, टॉर्क, आर एफ जो है वो टॉर्क के बराबर है। इसका मतलब है कि यहां पर ये टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, और एम आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू आई। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई इसमें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, और हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी कि जब टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है। ये इक्वेशन बिल्कुल एनालॉगस है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है फॉर सर्कुलर मोशन। ये वही फर्स्ट लॉ, वही सेकंड लॉ जो लीनियर मोशन के लिए ये कन्वर्ट हो गया सेकंड लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन के। देखे ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, ए अल्फा से रिप्लेस हुआ, एम आई से रिप्लेस हुआ, एफ टा से हुआ। तो ये क्या है, ये टा इज इक्वल टू आई अल्फा भी क्या है,
ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेम रोल प्ले करता है एज मास इन द लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे मास जो है वो लीनियर मोशन का मैयर है, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमारे पास एंगुलर मोशन का जो है वो हमारे पास मैयर है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि जो डिपेंडेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास जो डिपेंडेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, पहली बात तो यह है कि ये मास पे डिपेंड करता है। नंबर वन किस पे डिपेंड करता है? मास के ऊपर एक बार। नंबर दो आर स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक इसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास की क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। और चौथे नंबर पर पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपके पास क्या पोजीशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो चार चीजों के ऊपर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नंबर वन मास के ऊपर, नंबर टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नंबर तीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, किस तरह उस ऑब्जेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर चार पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन की जिसके अबाउट जो मास है वो रोटेट कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो हमने क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रिजिड बॉडी का जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसके अंदर जो दो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस सेम होता है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहता है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहता है। इस वजह से हम जो है जब सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं तो वहां पर हम रिजिड बॉडी जो है उसको स्टडी करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का कैलकुलेट करना है। कंसिडर करें एक मास जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, कंसिडर ए बॉडी हुज मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसी नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे हम एक ये फिगर बनाते हैं, ये एक हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप की रिजिड बॉडी है, ये कोई सेंटर है हमारे पास, इसको आप कह दें O, यहाँ से इस सेंटर से इस जगह पर ये मास पड़ा हुआ है M1। ठीक है, इधर से एक इधर मास पड़ा हुआ है M3, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R3 है। ठीक है, यहाँ से एक मास पड़ा हुआ है इस जगह पर, ये है M2, तो ये डिस्टेंस हमारे पास R2 हो गया।
और इधर से एक मास पड़ा हुआ है इस जगह पर, ये मास है हमारे पास m4 और ये हमारे पास r4 जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो रिजिड बॉडी जो है इसके स्मॉल मासेस है, ठीक है। रिजिड बॉडी जो है वो कंसिस्ट कर रही है स्मॉल मासेस m1, m2, m3 अप टू mn, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है और ये स्मॉल मासेस, ठीक है। इट इज ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट of small masses up to small masses up to n तक जो है हमारे पास इसके अंदर स्मॉल मास जो कि जो डिस्टेंस है उनके, ठीक है। और इनके डिस्टेंस क्या है, r1 r2 up to rn from the axis of rotation, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनके डिस्टेंस जो है वो r1 r2 अप टू सो ऑन rn तक है। तो सपोज करें कि जो हमारी बॉडी है इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये रिजिड बॉडी जो है ये किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ जो है वो रोटेट कर रही है। तो जब ये किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है हमारे पास कोई टार्क जो है वो एक्ट करेगा, यानी कि जब ये बॉडी किसी एंगल थीटा के ऊपर रोटेट करेगी तो इसके ऊपर कोई टार्क एक्ट करेगा, और वो टार्क कितना होगा, टा1 m1 r स्क्वायर 1 अल्फा 1, ठीक है। सिमिलरली जो मास 2 है उसके ऊपर भी टार्क एक्ट करेगा, वो कितना होगा, टा2 m2 r स्क्वायर 2 अल्फा 2। इसी तरह तीसरे मास पे भी करेगा, टा3 m2 r स्क्वायर 3 अल्फा 3, और अप टू सो ऑन nth के ऊपर भी करेगा, टा n mn r स्क्वायर n अल्फा n। तो ये पूरी रिजिड बॉडी जब रोटेट करेगी तो उसके ऊपर ये वाले टार्क्स जो है टा1 टा2 टा3 और टा n जो है वो एक्ट करेंगे। तो टोटल टार्क जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो इन सब का सम हो जाएगा। तो टोटल टार्क हमारे पास टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 अप टू सो ऑन टा n इसके बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, m1 r स्क्वायर 1 अल्फा 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 अल्फा 2 प्लस m3 r स्क्वायर 3 अल्फा 3 अप टू सो ऑन mn r स्क्वायर n अल्फा n। तो चूंकि बॉडी रिजिड है तो मैंने कहा कि रिजिड बॉडी में तमाम मासेस जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एज द बॉडी इज रिजिड, चूंकि बॉडी रिजिड है, सो ऑल द masses are rotating with same angular acceleration alpha। तो सारे मासेस जो हैं वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रोटेट कर रहे हैं। लिहाजा हम इस इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं
अगर यहाँ पर हम ये कंडीशन लगा दें कि चूंकि सारा सेम है तो इसलिए अल्फ़ा 1 बराबर है अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n इज इक्वल टू अल्फ़ा, कि ये बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि टा m1 r स्क्वायर 1 अल्फ़ा m2 r स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस m3 r स्क्वायर 3 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा अप टू सो ऑन mn r स्क्वायर n अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन निकाल लें क्योंकि ये सेम हो गया, तो अल्फ़ा कॉमन निकलेगा तो m1 r स्क्वायर 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 प्लस m3 r स्क्वायर 3 अप टू सो ऑन mn r स्क्वायर n इंटू अल्फ़ा। अब ये सारी चीज जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का आई m1 r स्क्वायर 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 अप टू सो ऑन mn r स्क्वायर n। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसको हम लिख सकते हैं टा इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं I1 to n m ऑफ आई आर स्क्वायर आई, और इसमें आई जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक है। यानी कि इसमें I1 रखें तो m1 r स्क्वायर 1 आ जाएगा, I2 रखेंगे इसी इक्वेशन में तो m2 r स्क्वायर 2 आ जाएगा, I3 रखेंगे तो m स्क्वायर I3 स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फॉर द रिजिड बॉडी। This is the expression of moment of inertia for rigid body। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिजिड बॉडी का निकल आएगा। तो ये पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिजिड बॉडी का कैलकुलेट करें, तो इस सारे प्रोसेस के ज़रिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये सारी जो डेरिवेशन की है इसके ज़रिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिजिड बॉडी का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई थिन रॉड है, उसका आई निकलता है 1/12 ml स्क्वायर, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, कोई हूप है तो उसका mr स्क्वायर होता है, कोई सॉलिड डिस्क या सिलेंडर है तो उसका 1/2 mr स्क्वायर होता है, कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसका 2/5 mr स्क्वायर होता है। ये डिफरेंट होते हैं रिजिड बॉडीज, तो उनके ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जब आप ग्रेजुएट लेवल पे जाएंगे तो फिर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं, तो ऐसा यूनिट जो है ये क्या है, mr स्क्वायर। तो मास को किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट है, और इसकी डायमेंशन जो है, इसकी डायमेंशन जो है आई की, देखिए m कैपिटल और l स्क्वायर, r को l में करेंगे भैया तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा ml स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो है वो डायमेंशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। वो आपको मैंने बता दिए हैं जो आपकी बुक के अंदर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं, थिन रॉड का, ठीक है, हूप का,
और डिस्क का, सिलेंडर का और सॉलिड स्फीयर का, ये आप जो है उधर से इसको चेक जो है वो कर सकते हैं। तो अब लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो कल छुट्टी होगी, कल चूँकि संडे है। और दूसरी बात यह है कि 11 से आपकी क्लासेस जो हैं वो दोबारा से शुरू हो रही हैं, इसलिए अब ये अपनी टाइमिंग के ऊपर जो है ये हमारी क्लास जो है वो हुआ करेगी। ठीक है, हमारी क्लास का जो टाइम है वो क्या था, 10:45, क्यों भाई, 10:45, ठीक है ना आपकी क्लास का। तो अब ये 10:45 पर ही हुआ करेगी, क्योंकि 11 से जो है मंडे से आपके बाकी टीचर्स भी आपकी क्लास लेनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो टाइम टेबल के मुताबिक ही क्लासेस हुआ करेंगी, लिहाजा 11 से जो है वो आपकी 10:45 के ऊपर ही क्लास जो है वो होगी। ठीक है, तो मैं फिर अब 11 तारीख को जो है वो 10:45 के ऊपर